जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, और जे में आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड्स में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3-4 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। जेई में एक क्वेश्चन और नीट में भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है। पहले समझते हैं भाई, दो तरह की करंट होती हैं, एक होती है डीसी करंट और एक होती है एसी करंट, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट होती है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, करंट विच फ्लोज अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन। कोई वायर है तो जो आपकी डीसी होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और एसी क्या होता है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट विच फ्लोज इन बोथ डायरेक्शंस। इसको नोट कर लेना, करंट विच फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन से, एक बार इधर जाएगी, कुछ टाइम बाद घूम के इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एसी में लिखेंगे आप करंट विच फ्लोज इन बोथ डायरेक्शंस, और डीसी में लिखेंगे करंट विच फ्लोज अलोंग ए सिंगल डायरेक्शन या फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं एसी। अगर मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज डीसी एंड व्हाट इज एसी, तो डीसी करंट जो होती है उसकी डायरेक्शन सेम होती है। एग्जांपल्स, आप लिखना एग्जांपल्स ऑफ डीसी एंड एसी, ठीक है। दिस इज डीसी करंट, आई वर्सेस टाइम। ये कोई वायर हो गया है ना, तो इस वायर में ऐसे अगर करंट फ्लो कर रही है आई वर्सेस टाइम, तो दिस विल बी डीसी करंट, ठीक है। दिस इज डीसी कांस्टेंट, कांस्टेंट डीसी। डीसी में भी वेरिएबल, ठीक है, डीसी वेरिएबल भी हो सकती है। तो अगर मैं करंट को ऐसे फ्लो करा दूं, तो आपको पता है साइन का ग्राफ बना है ना, तो ये करंट क्या होगी, देखिए, जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो से मैक्सिमम, है ना। बट है क्या ये निगेटिव नहीं हो रही। अगर ये निगेटिव होती तो मतलब डायरेक्शन चेंज होती, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज वेरिएबल डीसी, दिस इज कांस्टेंट डीसी। बहुत तरह की करंट हो सकती हैं, है ना। एक ये अगर मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ, है ना, ये करंट हो गई, पहले बढ़ रही फिर कम हो रही, लीनियरली बढ़ रही, लीनियरली कम हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम भी बोलेंगे वेरिएबल डीसी। जब तक ये नीचे नहीं जाएगी तब तक हम उसको एसी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले करंट बढ़ेगी, फिर जीरो होगी, फिर बढ़ेगी, फिर जीरो, बट डायरेक्शन आपकी देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन है, तो दिस इज वेरिएबल डीसी। और भी बहुत तरह के ग्राफ बन सकते हैं, पहले बढ़ेगी, सडनली जीरो हो गई, फिर बढ़ेगी, फिर जीरो हो गई, फिर बढ़ेगी, फिर जीरो हो गई, ऐसे ऐसे भी ग्राफ हो सकता है। ये सारे हमारे, तो दिस इज कांस्टेंट डीसी एंड दिस इज वेरिएबल डीसी, है ना। तो डीसी करंट फ्लोज अलॉन्ग ए फिक्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, दोनों डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव होती है। तो अगर ये वायर है ना, एक बार करंट इधर गई, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, जब करंट इधर फ्लो करेगी तो मैं इसको निगेटिव लूँगा, ठीक है। तो एसी में अगर आप पूछता है कि कुछ ग्राफ बना के बताइए एसी के कौन कौन से ग्राफ होते हैं, जो कि बोर्ड में पूछ लेता है, तो अगर इस तरह की करंट है तो दिस विल बी एसी। एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गई अचानक से, फिर ये पॉजिटिव हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, ठीक है, फिर ये ऐसे हो गई पॉजिटिव एंड देन अगेन नेगेटिव। तो ये भी हमारी क्या है, एसी। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक बार राइट साइड में जा रही है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ठीक है। इट में भी साइनसॉइडल, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये एसी के एग्जांपल्स हैं। ये भी एसी, ये भी, क्योंकि नीचे जाना ज़रूरी है, नीचे का मतलब नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो रही है, ठीक है। जो हमारे सबसे काम की चीज़ करंट होती है वो ये वाली होती है। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है वो साइनसॉइडल एसी पे बेस्ड है। साइनसॉइडल एसी का मतलब, साइनसॉइडल एसी का मतलब होता है जो साइन कर्व को फॉलो कर रहा है। तो हमारे घर में भी यही वाली करंट आती है, समझे। तो हमारा सारा डिस्कशन इस पे होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है डीसी और एसी में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ग्राफ, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यार एसी पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। मतलब एसी और डीसी करंट में क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। तो देखिए क्या एडवांटेज होता है डीसी का एसी के ऊपर। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है, मैं आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं। एक साइंटिस्ट थे टेस्ला, ठीक है, और एक थे एडिसन। इनमें बहुत फाइट होती थी एसी डीसी को लेके,
एडिसन बोलते थे सब कुछ डीसी कर दो, टेस्ला बोलते थे सब कुछ एसी कर दो। ठीक है, ये बोलते थे कि आपको जो करंट है, जो पावर है, पावर का जनरेशन होता है ना, पावर प्लांट में पावर को जनरेट करते हैं, फिर आपके घरों तक आती है। ठीक है, तो ये डीसी को सपोर्ट करते थे, ये एसी को। ठीक है, बहुत टाइम तक इनमें मतलब राइवलरी रही है, और बाद में ये पता चला कि टेस्ला सही थे कि एसी को, अगर आप एसी करंट को कहीं भेजते हैं तो आपके लिए चीप होता है भेजना, है ना। तो समझते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज है। पहले एडवांटेज अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, मतलब लिखूंगा, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे कि क्या क्या इसके एडवांटेज, मतलब इनके रीज़न अभी आप बाद में समझेंगे। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये होता है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। पहले यही समझते हैं तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, तो फिर चैप्टर में आपको थोड़ी फील आएगी कि एसी में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। इसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, चीपर होता है, इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, एसी का। ठीक है, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब कम कॉस्ट पे ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि यार जब आपने देखा होगा कि जो पावर की सप्लाई होती है ना, ये पॉइंट भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, है ना। जो आपके घर में पावर की सप्लाई होती है, तो क्या होता है, जो पावर प्लांट होता है, ठीक है, पावर प्लांट में पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जनरेट करके वहाँ से जो आपकी लोकल ग्रिड होती है, जैसे आपके शहर के बाहर जाओगे, है ना, तो कहीं पे देखना जब पावर हाउस होता है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स के कॉम्बिनेशन लगे होते हैं। अगर आप कभी इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल जमा करने गए होगे तो देखोगे बहुत सारे ट्रांसफार्मर एक फील्ड में रखे रहते हैं, है ना, उसको हम लोकल ग्रिड बोल सकते हैं। आपकी पावर लोकल ग्रिड में आती है, फिर लोकल ग्रिड से क्या होता है, आपके मोहल्ले में आती पावर, यहाँ भी ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, फिर आपके घर में आती है। ठीक है, तो होता क्या है कि पावर को हाई वोल्टेज पे, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने पे पावर लॉस कम होता है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, पावर लॉस इज मिनिमम व्हेन करंट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। अब क्या होता है, और फिर आपके घरों में हम उतने हाई वोल्टेज पे करंट को यूज़ नहीं कर सकते। भाई आपके घर में देखा होगा कि आपने जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे 220 वोल्ट पे होते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो पावर प्लांट से जो आपके मतलब जहाँ भी पावर जनरेट हो रही है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में जनरेट हो रही है, उत्तराखंड से सहारनपुर में आ रही है ग्रिड में, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो 44,000 वोल्ट पे होता है, 44,000 वोल्ट पे होता है। आपके घर तक लाके उसको हम 220 करते हैं। कैसे 220 करते हैं, 44,000 से ग्रिड पे आती है। ठीक है, ये ग्रिड आपके जो ग्रिड होती है शहर के बाहर, वो आपको फिर क्या करती है, जो आपके वो होता है ट्रांसफार्मर, जो आपके पावर हाउस होता है वहाँ पे आता है। वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, फिर ट्रांसफार्मर के कॉम्बिनेशन से रिड्यूस करके आपके मोहल्ले में आती है। मोहल्ले में एक फाइनल ट्रांसफार्मर रखा होता है, वहाँ से रिड्यूस होकर फिर आपके घरों में लाइट आती है। तो क्या होता है, हमें वोल्टेज को अप एंड डाउन करना पड़ता है, मतलब 44,000 से 220 पे लाना होता है। और अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हो यूजिंग ट्रांसफार्मर्स, तो सबसे चीपेस्ट होता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन एसी, ये इंडक्शन पे काम करता है। ये हमारे चैप्टर में है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो क्या समझना है आपको, समझ में ये आना चाहिए कि ये वोल्टेज जो है इसको हमें अप करना होता है, डाउन करना होता है, 44,000 से 220 लाना होता है। एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स। और ट्रांसफार्मर सबसे चीपेस्ट होता है, अब ये समझिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर से हम सबसे चीप तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, मतलब पावर के वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंडक्शन पे काम करता है, और इंडक्शन पे काम करने के लिए आपको पता है कि वहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए। तो जब करंट हमारी वेरिएबल होती है ना, तो उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन को यूज़ करके चीप तरीके से करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट आप नोट करिए, है ना, कि वोल्टेज ऑफ एसी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स विच इज चीपेस्ट मेथड। ठीक है, हालांकि वहाँ भी लॉस होता है, मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर अपने आप में बहुत कॉस्टली होता है, बट स्टिल, है ना, उसको हम डीसी के कंपैरिजन में इजीली कर सकते हैं।
ठीक है। ट्रांसफार्मर से हम उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। यार एसी को अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर बात होती है कि हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डीसी पे चलते हैं, जैसे आपका मोबाइल है ना, आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपका टीवी है, ये सब किस पे काम करते हैं? ये सब डीसी पे काम करते हैं। पता है, इनको डायरेक्ट करंट चाहिए होती है, मोबाइल को डायरेक्ट सप्लाई चाहिए होती है। तो आपने देखा जो आपके घर में लाइट आती है वो एसी होती है ना, उस एसी को हम इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी को एसी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। एक अडेप्टर लगता है, जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा जो आपका वो होता है ना, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके अंदर एक अडेप्टर लगा होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और आपके मोबाइल में डीसी करंट जाती है, ठीक है। ये लैपटॉप में भी यही होता है। तो एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी। दिस इज थर्ड एग्जांपल, ठीक है, कि अगर हमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है, एसी को वी कैन इजिली कन्वर्ट इनटू डीसी, ठीक है। फिर कभी कभी हमें उसको रिड्यूस करना पड़ता है वोल्टेज। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लॉस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो आपका एसी होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो कंडक्टर होता है ना, जो वायर होता है उसके सरफेस पे चलती है एसी। और डीसी क्या होती है, डीसी पूरे में चलती है, पूरे एरिया को कवर करके चलती है। और एसी कहाँ पे चलती है, सिर्फ सरफेस चलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको कभी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे एसी को ट्रांसमिट करना है ना, तो बीच में आप कोई सस्ता सा मटेरियल लगा दीजिए, ठीक है, और बाहर आप कंडक्टर यूज़ कर लीजिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी यूज़ करना है, और अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। तो इससे आपका क्या होता है, इसकी कॉस्ट बच जाती है। तो अगला लिखिए आप, एसी ट्रेवल्स ऑन सरफेस एंड डीसी ट्रेवल्स थ्रू आउट इट्स एरिया। ये पूरे एरिया में ट्रेवल करती है जो डीसी करंट होती है, ठीक है। तो इसमें रीइंफोर्स्ड मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। रीइंफोर्स्ड मटेरियल मतलब होता है कि बाहर तो कंडक्टर होगा और अंदर हम कुछ चीप सा रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करती। मोस्टली करंट कहाँ भागती, बाहर भागती है, ठीक है। और एसी मशीन्स जो होती हैं वो लाइट होती हैं, लाइट होती हैं कंपेयर टू डीसी। अब आपके लिए टास्क ये कि आप सोचो आपके घर में क्या क्या एसी पे चलता है, क्या क्या डीसी पे चलता है। एसी पे पता क्या चलता है, जो घर का मोटर होता है ना, जो आपका पानी का मोटर लगा होता है वो एसी पे काम करता है। जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है ना, जहाँ भी कोई मैकेनिकल पार्ट लगा हुआ है ना, उसका मोटर थोड़ा इजीली जो है ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। मोटर, वॉशिंग मशीन, ये सब आपके एसी पे होते हैं। ये आपकी मिक्सी हो गई, मिक्सर होता है, ये सब एसी पे चलते हैं। और डीसी भी क्या चलता है, मैंने आपको बता दिया, लैपटॉप, मोबाइल, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं, टीवी हो गया, सब डीसी पे चलते हैं। फिर आप सोचोगे एसी से डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अडेप्टर लगाते हैं, उसकी हेल्प से हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब आप समझ गए कि एसी के बहुत सारे एडवांटेज हैं, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं एसी प्रोड्यूस कैसे होती है ना। देखो भाई, मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने पहले बताया था जनरेटर के बारे में हल्का सा, जब मैंने आपको ईएमआई पढ़ाया था, वही बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन ऑफ एसी, कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो प्रोड्यूस कैसे होती है। मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ। एक आर्मेचर होता है, ठीक है। इस आर्मेचर को हम क्या करते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे साउथ पोल होता है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। इसके बीच में एक आर्मेचर रखते हैं, ठीक है। और इस आर्मेचर को हम क्या करते हैं, द हेल्प ऑफ टरबाइन, एक टरबाइन होती है ऐसे, ठीक है। ये इस पर या तो स्टीम इंजेक्ट करिए, ये सब आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में, ठीक है। इस पर स्टीम इंजेक्ट करते हैं, या वाटर, नॉर्मल वाटर भी इंजेक्ट कर सकते हैं हाई प्रेशर से। तो स्टीम इस पर गिरती है ना, उसमें कोयले से उसको बर्न करते हैं, कोयले से उसको बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल करके स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम को टरबाइन पे हिट कराते हैं, ये स्टीम घूमती है, सॉरी स्टीम घूमती नहीं है, स्टीम इस पर हिट करती है और ये टरबाइन को घुमाती है। उसमें गियर्स लगे होते हैं, बहुत सारे गियर सिस्टम होता है। फिर आपको पता है कि बड़े गियर से जब आप छोटा गियर लगाते हो, छोटा गियर तेज़ी से घूमता है, फिर से एक और छोटा गियर लगा दो और तेज़ी घूमेगा, ओमेगा बढ़ता जाता है। ये मैंने आपको 11th में बताया था। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। फाइनली क्या होता है यार, हम इसको 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड घुमाते हैं। फाइनली जो आर्मेचर होता है ये एक सेकंड में 50 बार रिवॉल्व करता है। किसके बीच में रिवॉल्व करता है, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके बीच में रिवॉल्व करता है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बता सकते हो अगर आपने ईएमआई थोड़ा ढंग से पढ़ा है। चलो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सपोज़ करिए आर्मेचर जो है, दिस इज़ आर्मेचर, ठीक है, ये आपका आर्मेचर हो गया, एंड दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, है ना। एंड इनिशियली आपका आर्मेचर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये इसका एरिया वेक्टर हो गया आर्मेचर का, दिस इज़ एरिया वेक्टर एंड दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों में ज़ीरो का एंगल है। फिर मैं यहाँ पे आर्मेचर को घुमाऊंगा ऐसे, और मैंने आर्मेचर को ओमेगा से घुमा दिया, दिस इज़ ओमेगा, ठीक है, इस ओमेगा से घूम रहा है आर्मेचर। तो अब ये बताओ इसका थीटा कितना होगा, थीटा विल बी ओमेगा टी, ठीक है। तो ये टाइम टी इक्वल टू 0 का सीन है। थोड़ी देर बाद सीन क्या होगा, थोड़ी देर बाद सीन ऐसे हो जाएगा कि जो आपका आर्मेचर होगा, है ना, वो आर्मेचर आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आर्मेचर हो जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और हल्का सा आपने इसको घुमा दिया इसको, एंड दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और इनमें एंगल बन जाएगा थीटा का। समझ रहे हो आप? जैसे सोचिए मोबाइल है ना, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, और मैं इसको, ये इसका एरिया वेक्टर होगा मोबाइल का, दिस इज एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट टू राइट है। फिर मैं मोबाइल को घुमाऊंगा ऐसे, यहाँ पे वो लगा होगा टर्बाइन से, इसको घूमेगी, ऐसे घूमेगा जब मोबाइल, तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे घूम जाएगा। तो अब मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा। आप सबको पता है जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ये मैं करा चुका आपको पहले, शायद आपको आंसर भी याद आ गया होगा जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा है कि नो फ्लक्स विल बी, अब मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसमें इंक डालता हूँ यार। तो फ्लक्स विल बी ए कॉस थीटा, ठीक है, फ्लक्स विल बी ए कॉस थीटा। मैं इंक डाल रहा हूँ, आप मेरी कहानी सुनते जाओ, फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। फ्लक्स विल बी ए कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, आप लिख सकते हो। तो फ्लक्स विल बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट मारता हूँ माइनस डी फाई बाई डी टी फ्लक्स को, तो आई विल गेट ई एम एफ एंड दैट विल बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप जाके EMI की नोट्स चेक करोगे तो आपको ये बात मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर मैंने आपको बताया था, है ना। तो फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, सो फ्लक्स इज बी ए कॉस ओमेगा टी इज माइनस डी फाई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट मारते हैं, दिस विल बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज EMF, ठीक है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स आर n, इस आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे, तो जो आपका EMF होगा दैट विल बी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको मैं लिखता था ई नॉट, सो EMF इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर रेजिस्टेंस आर है कहीं पे, ये EMF फ्लो कर रहा है ना, रेजिस्टेंस इज आर, तो करंट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, दिस इज करंट, ठीक है। अगर मैं EMF और करंट का ग्राफ बनाऊंगा और मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ AC, तो आप देख सकते हो कि दिस विल बी E वर्सेस T एंड दिस इज I वर्सेस T। तो आप देख रहे हो एक बार EMF पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, करंट एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वायर है तो एक बार करंट इधर जाएगी और अगली साइकिल में करंट इधर आएगी, फिर करंट उधर जाएगी, फिर इधर आएगी, ऐसे ऐसे करंट इस वायर में फ्लो करेगी, समझे। तो ऐसे हम लोग AC को प्रोड्यूस करते हैं, समझ गए आप। पावर प्लांट में क्या होता है, टरबाइन को मूव कराते हैं, घुमाते हैं। टरबाइन को घुमाने के बहुत तरीके हो गए, ठीक है। आप उसको स्टीम से घुमा सकते हो, आप उसको वाटर से घुमा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली हिट करके। तो ये AC जनरेटर हो गया, ऐसे हमारी AC प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फाइनली हमने सीखा कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। फॉर्मूला याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। ई नॉट इज एन बी ओमेगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो है, ये क्या है, बहुत सारी AC होती हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत सारी होती हैं, इसको हम बोलते हैं साइनसॉइडल AC। मैंने आपको बोला था कि हमारा सारा डिस्कशन इसी पे होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो आपकी पावर प्लांट में AC प्रोड्यूस होती है वो साइनसॉइडल ही होती है, वो आपने देख लिया कैसे, ठीक है।
सबसे पहले इस पर बात करते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी। ये एसी फ्लो कर रही है, ठीक है। दिस इज आई एंड दिस इज टी, और इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कोई वायर है, ठीक है। दिस इज टी बाई टू एंड दिस इज टी। अगर मैं आपसे पूछूं करंट होता है क्या, करंट को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, दिस इज करंट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 1 साइकिल में कितनी करंट फ्लो की है, ये रेजिस्टेंस है, तो देखो पहले करंट ऐसे थी, तो मतलब पहले करंट बढ़ेगी फिर ज़ीरो हो जाएगी, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएगी पहले। अगली साइकिल में क्या हुई, राइट टू लेफ़्ट आ गई। तो आप ये बताइए व्हाट इज़ ओवरऑल फ्लो ऑफ करंट। तो अगर आपसे एक साइकिल में पूछा जाए ना कि व्हाट इज़ फ्लो ऑफ करंट इन 1 साइकिल, तो इन 1 साइकिल नेट फ्लो इज़ ज़ीरो। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो आपको ये भी पता है कि आई इज़ डी क्यू बाई डी टी, इसको हम ऑल्टरनेट तरीके से समझ सकते हैं। डी क्यू इज़ आई डी टी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट मार दूँ तो आई डी टी, तो आप बोलोगे कि जो एरिया अंडर आई टी कर्व होता है दिस इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है। एरिया अंडर आई टी कर्व इज इक्वल टू चार्ज। तो क्या होगा देखिए आप, अगर मैं फर्स्ट साइकिल का एरिया देखता हूँ तो 0 टू टी बाई टू में एरिया है पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर से इधर चार्ज प्लस क्यू गया होगा, ठीक है। फिर मैं टी बाई टू से टी में देखता हूँ तो ये चार्ज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अब इतना ही चार्ज इधर फ्लो कर गया होगा। तो एक बार चार्ज इधर गया फिर उतना ही चार्ज इधर आ गया, क्योंकि एरिया दोनों के सेम है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। ओवरऑल फ्लो कितना हुआ, 0, ठीक है। तो फाइनली ये बात समझ में आई कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन 1 साइकिल इज इक्वल टू 0। इसको नोट करिए आप, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो एवरेज करंट बेसिकली जो डिफाइन होती है, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। ये हाफ साइकिल डिफाइन होती है कि भाई हाफ साइकिल में कितनी करंट गई है, फिर अगले हाफ में वापस करंट आ गई, फिर अगले हाफ में फिर लेफ्ट टू राइट गई, फिर राइट टू लेफ्ट आ गई, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी इज डिफाइंड ओनली फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि करंट फ्लो कर रही है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वायर में एक डीसी फ्लो कराता हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है। तो डीसी को फ्लो कराने पे जितना चार्ज डीसी में फ्लो करेगा है ना, उतना ही चार्ज एसी में फ्लो कर रहा हो इन सेम टाइम। तो जो यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, है ना। तो चार्ज शुड बी सेम। थोड़ा इसको मैथमेटिकल वे में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। अब ये बताओ 0 से टी बाई टू में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो देखना आपको बात समझ में आ रही है, जो चार्ज का फ्लो होगा 0 से टी बाई टू में कितना होगा, अगर आप करंट को इंटीग्रेट मारते हो तो दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज फ्लो बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी बाई टू, ठीक है। ये एसी फ्लो कर रही थी। अब मैं एक वायर लेता हूँ, इस वायर में मैं एक डीसी फ्लो करा देता हूँ, ठीक है। डीसी करंट फ्लो कर रही है फॉर सेम टाइम, है ना, बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी बाई टू। अब मैं आपसे पूछूं कितना चार्ज फ्लो किया, तो आप बोलो इसमें क्या दिक्कत है यार, चार्ज कितना फ्लो करेगा,
आई डी सी और इंटू टाइम, टाइम टी बाई टू का, दिस इज चार्ज। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट मार देते हैं। ठीक है, तो जितना चार्ज इसने फ्लो कराया टी बाई टू टाइम में, जितना चार्ज इसने फ्लो कराया टी बाई टू टाइम में, उतना ही चार्ज इसने फ्लो कराया। ठीक है, तो ये जो करंट आएगी दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द इक्विवेलेंट करंट ऑफ एसी, है ना, विच फ्लोज सेम चार्ज इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो मैं लिखूंगा आई डी सी इंटू टी बाई टू, दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज इन डी सी। ए सी में कितना फ्लो हुआ चार्ज का? आई नॉट साइन ओमेगा टी 0 टू टी बाई टू, ये फ्लो हुआ चार्ज का। तो अगर दोनों का चार्ज का फ्लो सेम है इन सेम टाइम, और वैसे भी आपको पता है सेम टाइम से मतलब मेरा हाफ साइकिल से होता है, तो हाफ साइकिल में इसका चार्ज फ्लो इसका चार्ज फ्लो सेम है, तो इसको बोलते हैं दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो आई डी सी कितना होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू टी बाई टू, इससे टी बाई टू को नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये आई नॉट आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, लिमिट 0 टू टी बाई टू अपॉन टी बाई टू। ठीक है, तो आई नॉट ये 2 पर चला जाएगा इंटू 2 बाई टी, ओमेगा को बाहर कर लेते हैं, ओमेगा भी बाहर आ गया, और यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। पहले टी बाई टू पुट करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस 0, तो प्लस बन जाएगा एंड कॉस 0। 2 आई नॉट, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा। ठीक है, एंड आपको याद होना चाहिए, इसको ऐसा लिख लेते हैं यार, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा टी इज 2 पाई। ठीक है, ओमेगा टी इज 2 पाई, तो दिस इज 2 आई नॉट, ओमेगा टी इज 2 पाई, दिस इज माइनस कॉस, दिस इज 2 पाई बाई 2, तो पाई हो गया, एंड प्लस कॉस 0, दिस इज आई नॉट बाई पाई, दिस इज आई नॉट बाई पाई, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो दिस इज 2, तो विच इज 2 आई नॉट बाई पाई। ठीक है, तो दिस इज एवरेज करंट या इक्विवेलेंट डीसी करंट। ठीक है, समझ गया आप कि सेम टाइम में जो उसका वो होगा, क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट विल बी सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू बोलेंगे। हाफ साइकिल डिफाइन होती है टू आई नॉट बाई पाई, दिस इज डीसी वैल्यू, है ना, दिस इज इक्विवेलेंट डीसी है, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। देन वी हैव आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट प्रोड्यूस कितनी होती है, अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, मैं आपसे पूछूं हीट प्रोड्यूस कितनी होती है, तो आप बोलोगे आई स्क्वायर आर टी होती है। इन डीसी, इन केस ऑफ डीसी, दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड। इफ करंट इज वेरिएबल देन हीट प्रोड्यूसेस आई स्क्वायर आर टी टी। मतलब अगर करंट आपकी वेरिएबल है, एसी वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, इफ करंट इज वेरिएबल। ठीक है, अब क्या होता है, मैं बहुत सी जगह पे हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी पड़ती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, कि हमें एसी में ये देखना पड़ता है अगर कहीं एसी फ्लो कर रही है तो वहाँ पे हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो सोचो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक करंट फ्लो कर रही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मुझे बताओ हीट प्रोड्यूस कितनी हो रही 0 से t में। एक रेजिस्टेंस मैंने आपको आर दे दिया, क्या करेंगे आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, आई स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी, और जो भी मैं टाइम दूंगा आप लिमिट लगा दोगे, कहानी ख़त्म। ठीक है,
तो बार बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेसिकली, है ना, बार बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा अगर AC कहीं फ्लो कर रहा हो तो AC में आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता ना, सॉरी अगर कहीं पे DC फ्लो कर रहा है और मैं आपसे हीट पूछूं तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, I² RT हो जाएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा काम बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग जो AC करंट है ना, एक वायर में, देखना आप क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनिए, एक AC करंट फ्लो कराएंगे और हीट निकालेंगे। फिर इसी वायर में क्या करेंगे, हम लोग DC फ्लो कराएंगे और हीट निकालेंगे। DC कुछ वैल्यू मान लेंगे I, ठीक है, सेम टाइम T तक इसमें फ्लो कराएंगे, सेम टाइम T तक इसमें फ्लो कराएंगे, सेम रेजिस्टेंस है। तो क्या बोला मैंने, एक रेजिस्टेंस आ रहा है जिसमें हम T टाइम तक एक AC करंट फ्लो कराएंगे और एक रेजिस्टेंस आ रहा है जिसमें हम DC करंट फ्लो कराएंगे और दोनों हीट को इक्वेट कर देंगे, हीट ऑफ AC इज इक्वल टू हीट ऑफ DC, और यहाँ से हम DC की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। और फिर पता क्या होगा, तो DC की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, दिस इज इक्विवेलेंट टू AC विच हैज़ सेम थर्मल इफेक्ट। नहीं, मैंने दोनों की हीट इक्वल कर दी ना, हीट प्रोड्यूस बाई AC इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाई DC। तो अब बात ये आएगी कि अगर मुझे कभी किसी रेजिस्टेंस में हीट निकालनी होगी तो उसको मैं AC की तरह ट्रीट नहीं करूँगा, मैं उसको क्या अज्यूम कर लूँगा, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली ना DC की, एक बार सॉल्व करके मैं इसको DC की तरह ट्रीट करूँगा और फिर मैं इंटीग्रेशन से बच जाऊँगा, मैं बोलूँगा देखो यार I² RT, समझे आप। तो देखिए अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, DC equivalent of AC which produces same heat in same interval of time। आप समझ रहे हो, एक बार मैं सिर्फ इंटीग्रेट करके निकालूंगा, अगली बार जब भी मुझे हीट निकालनी होगी तो मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, जो मेरा DC इक्विवेलेंट आया मैं उसको सीधे DC मान के सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे दोनों की हीट बराबर करनी है। तो देखो भाई, एक रेजिस्टेंस था, पहले मैंने इसमें AC फ्लो कराई, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी बताइए, I0² sin² ωt इंटू R इंटू DT, दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड। टाइम चलो T ले लेते हैं, 1 टाइम पीरियड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 टाइम पीरियड भी ले सकते हो, हाफ भी ले सकते हो, मैंने 1 टाइम पीरियड ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, इसमें मैंने एक DC फ्लो करा दी फॉर सेम टाइम 0 to 2, व्हाट इज हीट प्रोड्यूस्ड, दिस विल बी I² R। इंटीग्रेशन की तो बात ही नहीं करते यार, जब ये DC है तो कहानी खत्म, IDC² इंटू R इंटू 2, दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड। दोनों हीट इक्वल कर देते हैं, ठीक है, हीट ऑफ AC is equal to heat of DC, IDC² RT is equal to I0² sin² ωt R dt 0 to T। यहाँ से आप देखेंगे IDC, R से R कैंसिल होगा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो IDC की वैल्यू आएगी अंडर रूट I0² sin² ωt 0 to T अपॉन T। मैं दोनों की हीट बराबर कर दी, समझे आप। अब देखो मैंने किया क्या, पहले मैंने स्क्वायर किया, देखो पहले मैंने I0² sin² ωt किया, ठीक है, फिर इसको मैं dt से मल्टीप्लाई करके उसको t से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब मैंने इसको एवरेज निकाला, पहले मैं इसको स्क्वायर किया, दिस इज स्क्वायरिंग, ये स्क्वायरिंग की मैंने। फिर जो मेरा अगला स्टेप है I0² sin² ωt इंटू dt अपॉन टी, इसका मतलब हुआ मैंने उसका एवरेज निकाल दिया, किसका, स्क्वायर का एवरेज, एवरेज ऑफ स्क्वायर। फिर मैंने अंडर रूट लगा दिया I0² sin² ωt dt 0 to T अपॉन T,
इसको बोलते हैं आर एम एस। वाई आर एम एस? रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर किया, मीन किया, फिर अंडर रूट किया। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछता है कि आरएमएस को डिफाइन करिए, व्हाट इज आरएमएस, वे निकालते बाद में। तो जो मैंने कहानी बताई उसके बेसिस पे आपको बोलना पड़ेगा कि आरएमएस ऑफ एसी इज द इक्विवेलेंट डीसी which has same thermal effect। इसका क्या मतलब, और which will produce same heat in a resistance, which produce same heat in a resistance if flows for सेम टाइम एज AC। ठीक है, तो अगर सेम टाइम तक हम फ्लो कराते हैं उसमें AC को या DC को, तो दोनों का थर्मल इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। समझ गए ना आप? इंटीग्रेशन से बचने के लिए सारी कहानी हो रही है। चलो भाई निकालते हैं उसकी आरएमएस की वैल्यू। तो आई आरएमएस कितना आया था, दिस इज अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 to t अपॉन टी। आई नॉट को तो बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज आई नॉट, अंडर रूट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 to t अपॉन टी। ठीक है, आई नॉट तो बाहर आ गया हमारा। ठीक है, और टी को रहने देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 to t अपॉन टी। इंटीग्रेट मारते हैं इसको, आई नॉट तो बाहर है, अंडर रूट में क्या आएगा, डी टी अलग हो जाएगा, डी टी 0 to t माइनस cos 2 ओमेगा टी 0 to t। ठीक है, एंड अपॉन टी। तो आई नॉट अंडर रूट में ये कितना आएगा, डी टी का टी हो जाएगा, लिमिट 0 to t माइनस ये कितना आएगा हमारा, cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 to t। ठीक है, इस टी को बाहर निकाल देते हैं, दिस इज अंडर रूट टी बाहर आ गया। ठीक है, तो आई नॉट बाई अंडर रूट टी, और ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी टी माइनस 1/2 ओमेगा एंड ये वैल्यू कितनी है हमारी, साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0 आई नॉट बाई रूट टी। ये 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 भी आएगा, मैं सोच रहा हूँ कहीं गलती हुई है ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 और बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आई नॉट बाई रूट 2, यहाँ भी रूट 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, तो t माइनस 1/2 ओमेगा, साइन ओमेगा टी आपका पाई होता है, तो दिस विल बी साइन 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 360 भी 0 होता है, भी 0 होता है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो आई नॉट बाई रूट 2 इंटू रूट टी, दिस इज आई नॉट बाई रूट 2
इंटू रूट टी, और अंडर रूट में कितना बचेगा टी माइनस साइन 360 0 साइन 0 0 हो गया ये, तो ये आपका जाएगा आई नॉट बाई रूट टू। दिस इज आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फाइनली आप समझिए कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न ये है कि अगर आपकी करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और आपकी करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू है, और एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में चाहे तो मैं इसको फ्लो करा लूँ चाहे इसको फ्लो करा लूँ फॉर सेम टाइम, ठीक है, हीट प्रोड्यूस विल बी सेम। हीट प्रोड्यूस विल बी सेम। ठीक है, तो अब जब कभी भी मुझे आई नॉट साइन ओमेगा टी की हीट निकालनी होगी, नहीं रेजिस्टेंस, तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करूँगा, मैं इसको किसकी तरह ट्रीट करूँगा, एक डीसी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड आई नॉट बाई रूट टू, और मैं बिना इंटीग्रेट किए हुए मैं सीधे लिखूँगा आई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर एंड इंटू जो भी टाइम है उससे सॉल्व कर दूँगा मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है, ध्यान रखना आप। मैं लिमिटेशन की बात कर लेता हूँ, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लिमिटेशन पता है क्या है? लिमिटेशन ये है कि मैंने इसको पूरे एक साइकिल में इंटीग्रेट किया था, समझे? अब अगर सपोज करिए क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज करंट प्रोड्यूस्ड बाय एसी, ठीक है, इन टाइम, जैसे ये टाइम हमारा कितना होता है, दिस इज टी बाई टू, दिस इज एंड दिस इज टी, यहाँ पे हमारा होता है लगभग टी बाई फोर। अगर सपोज को कहता है कि टी बाई फोर में कितनी हीट आएगी या टी बाई 10 में कितनी हीट आएगी, तो फिर हम उसको आई नॉट बाई रूट टू की डीसी की तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे, समझे? क्योंकि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ना, फॉर कंप्लीट वन साइकिल हमने निकाला है, फॉर कंप्लीट वन साइकिल। ये हाफ साइकिल में भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हाफ साइकिल से कम है तो फिर ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है? टाइम शुड बी ग्रेटर देन क्या, टी बाई टू। ठीक है, इनफैक्ट जो टाइम होना चाहिए है ना, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए फॉर लार्जर टाइम, मतलब टाइम पीरियड का 100, मतलब 100 टी में फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, 50 टी में चलेगा, ठीक है। अगर टी बाई टू से कम है तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा फॉर्मूला ये डेविएट कर जाएगा, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने ड्राइव किया था उसको जीरो से कहाँ के लिए, टी के लिए, तो ये ध्यान रखिए आप। तो आपसे कहता है कि व्हाट इज़ हीट प्रोड्यूस्ड इन टी बाई 10, तो आप कहीं ऐसा ना कर दो कि आप आई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर करो इंटू आर करो और टी बाई 10 कर दो, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, फिर आपको प्रॉपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर एम एस हो गया हमारा।